नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में हम दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी अपने तमाम संवाददाताओं से लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पॉइंट पर नाम रखने को लेकर सियासत जोरों पर है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा है, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। क्या है पूरा मामला, बता रही हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। पीएम मोदी जब अपने विदेश दौरे से स्वदेश वापस लौटे तब उन्होंने बेंगलुरु का रोड शो किया। बेंगलुरु में रोड शो करने के बाद उन्होंने संबोधन दिया अपना चंद्रयान 3 को लेकर। जब पीएम मोदी संबोधन दे रहे थे उस समय पीएम मोदी ने 3 बड़े ऐलान किए। पहला ऐलान, चंद्रयान 3 जहां पे लैंड हुआ था यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर, अब उसका नाम शिव शक्ति होगा, यानी कि शिव शक्ति से उस एरिया को जाना जाएगा। दूसरा ऐलान, 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। तीसरा ऐलान, जहां पे चंद्रयान 2 गया था अब उसको तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। 3 ऐलान पीएम मोदी ने शनिवार के सुबह में किया था और ऐसे में अब देखिए ये ऐलान जो है अब इसको लेकर भी कई विपक्षी पार्टियां ऐसे हैं जो कि तंज कस रही हैं। इसको लेकर बता दें कि ऑल इंडिया लो बोर्ड के एक नेता ने कहा है, सैफ नकवी नेता की तरफ से बयान आया है कि इसका नाम आप हिंदुस्तान भी रख सकते थे, आपने क्यों शिव शक्ति रखा? ऐसे में हिंदुस्तान की ये जीत है, पूरे भारत की ये जीत है और ऐसे में आपने इसका नाम हिंदुस्तान क्यों नहीं रखा? शिव शक्ति के नाम से ये क्यों जाना जाएगा? उन्होंने कहा है कि इस नाम को बदला जाए, हम ये अपील करते हैं पीएम मोदी से। तो दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी राशिद अल्वी जो है वो हमलावर हुए। कांग्रेस की तरफ से राशिद अल्वी ने कहा है कि ये एक हास्यास्पद है, यानी कि पूरा भारत जब इस नाम को सुनेगा तो वो हंसेगा हम पे कि ये क्या नाम रखा है, शिव शक्ति किस बात से, किस आधार पे रखा गया है। इसका नाम हिंदुस्तान रखे तो समझ सकते हैं, कुछ और नाम हो सकता था, लेकिन धर्म की राजनीति बीजेपी शुरू से करती आ रही है और इसी को लेकर बीजेपी अब 2024 के ये चंद्रयान 3 के माध्यम से 2024 को निशाना बना रही है। ऐसे में देखिए कि इस नाम को लेकर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आया है, जो कि राशिद अल्वी को कहा है बीजेपी ने कि अगर इसका नाम राजीव गांधी के नाम पे होता या दूसरे गांधी नाम से भी होता तो चल जाता, लेकिन जब शिव शक्ति के नाम से रखा है तो आखिर कांग्रेस को इतनी आग क्यों लग रही है? अब देखना होगा कि बाकी विपक्षी दलों का इस पे क्या प्रतिक्रिया निकल के सामने आती है, क्योंकि नाम को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है एक बार फिर से भारत में। कैमरामैन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। मुजफ्फरनगर में टीचर की क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा माजरा, बता रहे हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। हम इस समय मौजूद हैं मंसूरपुर के खुब्बापुर गांव में। जी हाँ, ये वही खुब्बापुर गांव है जिसकी एक वीडियो आप लगातार पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देख रहे हैं, जिसमें एक शिक्षिका एक बच्चे को दूसरे बच्चों से चाटे लगवाती हुई नजर आ रही है। ये पूरा प्रकरण इसी गांव का है और आज यहाँ पर जब से ये ट्वीट हुआ है, लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, लगातार जिस तरह से इस मामले को उठाया गया है, लगातार ये ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजनीति शुरू हो गई है। आज भी लगातार इस गांव में जो पीड़ित पक्ष है, इरशाद, जिनका बेटा है, जिसको जो वीडियो में देखा जा सकता है कि साफ तौर पर उस पर किस तरह से बच्चों के द्वारा चाटे लगवाए जा रहे हैं, उनके घर पर लगातार राजनीतिक दलों का आवागमन जारी है। वहीं जब जो शिक्षिका है उनसे हमारी बात हुई तो उनसे कहा गया है कि उनकी वीडियो को इसको तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, जबकि वह किसी भी तरह का मुस्लिम पक्ष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रही थी। वह यह कहना चाहती थी कि जो मोमडम्स परिवार हैं वह अपने बच्चों को मामा के घर लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी यह पढ़ाई खराब होती है। वहीं अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वह आज यहाँ गांव में पहुंचे और उन्होंने दोनों ही पक्षों को बैठाकर इस मामले में समझौता करा दिया है। नरेश टिकैत का कहना है कि तो जो पीड़ित पक्ष है इरशाद, वह जो उन्होंने शिकायत की है थाने में, वहां से अपना मुकदमा वापस करेंगे। वहीं जो पीड़ित बच्चा है, उसके जो पिता है इरशाद, उनका भी कहना है कि अब वह उस स्कूल में अपने बेटे को नहीं पढ़ाएंगे और उसकी पढ़ाई कहीं और करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में जमीयत उलेमाए हिंद जो यहाँ आई हुई थी, उन्होंने भी उस बच्चे को गोद लेने की घोषणा कर दी है।
अपने सहयोगी के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, जय हिंद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अगस्त को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। दौरे से पहले किस प्रकार की तैयारियां हैं, बता रहे हमारे संवाददाता विकास चौहान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल हरिद्वार रहने वाले हैं और जिनकी तैयारियों को लेकर जो ऑडिटोरियम ऋषिकुल है वहाँ पर तैयारियां चली हैं, जहाँ पर वो मन की बात का जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसको सुनेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता और जो वरिष्ठ जो नेता हैं वो यहाँ पर हैं और उनसे बात करते हैं। भैया, जिस तरह से तैयारियाँ हैं, किस तरह से पूरी तैयारियाँ जेपी नड्डा जी को लेकर यहाँ पर की जा रही हैं, क्या उनका रहने वाला है? माननीय नड्डा जी का जो प्रवास है वो 1 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम हरिद्वार का बना है, जिसमें उनके द्वारा यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाना है। एक यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, उसमें उन्होंने प्रतिभाग करना है और उसके पश्चात प्रदेश के उच्चस्थ पदाधिकारी जो पार्टी के हैं उनके साथ उनकी एक बैठक भी है, जो निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा करनी होगी या संगठनात्मक विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। तो ये कुल उनका प्रवास रहने वाला है और इस कार्यक्रम के साथ साथ मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से जो उत्साह का संचार होगा वो अभूतपूर्व होने वाला है। तो विशेष तौर पर अगर हम बात करें कि जो ये ऋषिकुल है जहाँ कार्यक्रम होना है, इसमें कौन कौन लोग शामिल रहेंगे और उसके लेकर यहाँ पर क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? देखिए, बड़े सौभाग्य का विषय है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को सुनने के लिए हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इस शक्ति केंद्र के 174 नंबर बूथ के अंदर जो ये परिसर आता है, यहाँ की कमेटी के साथ, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ और प्रदेश के चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और अनेक हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। यहाँ के कार्यकर्ता भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 104वें एपिसोड को सुनने जा रहे हैं। जिस तरह से पूरी एक धर्मनगरी है, धर्मनगरी में क्या कोई संत, वरिष्ठ संत यहाँ पर रहेंगे या कुछ और कार्यकर्ता विशेष तौर पर रहने वाले हैं? वैसे तो संत तो हमारे लिए पूजनीय हैं, हमेशा हम उनका सम्मान करते हैं। संत रहने वाले विशेष तौर से इस बूथ कमेटी जो 174 नंबर ये बूथ कमेटी है, इसके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। अगर हम बात करें युवाओं की, यूथ की और भाजपा के यूथ की, तो किस तरह से जोश है और क्या उम्मीदें हैं कि जेपी नड्डा के आने के बाद किस तरह से उत्साह और युवाओं में बढ़ने वाला है? देखिए, हरिद्वार भाजपा के लिए और हरिद्वार भाजपा युवा मोर्चा के लिए ये सौभाग्य का विषय है। और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी हरिद्वार पधार रहे हैं, तो इसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाने वाला है। उत्तराखंड का एक एक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता एक उत्साह से भर जाएगा और ऊर्जा का संचार होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2024 को लेकर जो उत्साह आएगा युवाओं में वो दिखाई देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। हम लोग चुनाव में सक्रिय नहीं होते, हम 365 दिन सक्रिय रहते हैं। पर यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पधारेंगे यहाँ पे तो निश्चित ही एक अलग सा मैसेज जाने वाला है और अलग सा ही उत्साह नज़र आएगा आपको। तो ये हम यहाँ पर ऋषिकुल में थे, जहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा बताया गया किस तरह से तैयारियाँ हैं और क्या उनका जेपी नड्डा का कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। विकास चौहान, इंडिया हरिद्वार। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक लॉकडाउन जैसे हालात रहेंगे। क्यों रहेंगे ऐसे हालात, इसी खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। देश की राजधानी दिल्ली में G26 सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि दिल्ली केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने दोनों ने मिलकर पूरी तरीके से G26 सम्मेलन के होने को लेकर तैयारी अभी तक तेज कर ली है। बता दें कि 8 से लेकर 10 सितंबर तक को लेकर तमाम जो स्कूल हैं, तमाम जो ऐसे कंपनियां हैं, उनको सभी को बंद करने का नोटिस कर दिया है। बता दें कि G26 सम्मेलन जिस तरीके से देश में होने जा रहा है, तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की एडवाइजर भी जारी कर दी गई है। बता दें कि लॉकडाउन की तरियां दोबारा से एक बार फिर से स्थिति इसी को देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर G26 सम्मेलन होने जा रहा है, तो उसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें रहेंगे। तमाम बड़े बड़े नेताएं आने का जो प्रयास लगाया जा रहा है। 7 सितंबर की रात से यातायात समेत कई तरह की प्रतिबंध शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर नई दिल्ली इलाके में 8, 9 और 10 सितंबर तक मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। इसी बीच 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच सुबह में कुछ घंटे 30 मेट्रो स्टेशन को बंद करने की तैयारियां हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने
चुनिंदा मेट्रो स्टेशन को बंद करने को लेकर पत्र लिखने की तैयारी कर ली है। ज़्यादातर मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान के आसपास होंगे। इन्हीं मेट्रो स्टेशन को कुछ ही देर के लिए बंद किया जाएगा, जबकि बाकी समय से यह रोजाना की तरह जो है चालू रहेंगे। राजीव चौक, सरदार पटेल मार्ग और खन्ना मार्केट समेत 30 स्टेशन शामिल हैं, जिन्हें बंद रखने की भी अपील की जा सकती है। दिल्ली यातायात पुलिस के मुताबिक आगामी 8, 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के इलाके में लोगों को पैदल आवाजाही सामान्य रहेगी। निजी वाहनों में कुछ रूट पर चलाए जा सकते हैं, लेकिन भारी वाहनों पर रोक रहेगी। रेलवे स्टेशन, दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसके साथ दिल्ली पुलिस ने लोगों से यह अपील भी की है कि लोग जिन निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें। इससे उन्हें अधिक दिक्कत पेश आ सकती है, क्योंकि कई जगह पर रूट डाइवर्जन होगा, कुछ स्थानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। यह बता दें कि दिल्ली के में G20 सम्मेलन को लेकर 3 दिन को स्कूल का अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली इलाके में कुछ दुकान और मार्केट भी बंद रहेंगी। दिल्ली में होने जा रहे G26 सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 3 दिन के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बता दें 30 से ज़्यादा मेट्रो स्टेशनों को भी बंद करने का ऐलान किया गया है। जो आसपास की जो मार्केट है उनको भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर G26 सम्मेलन होने जा रहा है, तो उसको देखते हुए जो आगामी यहाँ जो लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े देश विदेशों से लोग यहाँ पर आएंगे, तो उनको देखते हुए रूट को भी डाइवर्जन किया गया है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। कोटद्वार में 1 सितंबर को होने वाली भर्ती रैली स्थगित हो गई है। इस खबर को बता रही हैं हमारी सहयोगी अंजना गोयल। 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक अग्निवीर भर्ती की कोटद्वार में शुरुआत होनी थी, लेकिन जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, उसको देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि यह जो भर्ती अब अभी सितंबर में होनी थी, ये 26 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक भर्ती की शुरुआत होती है। जो अग्निवीर भर्ती में आने के लिए युवा हजारों की संख्या में और सभी जगह से आते हैं, लेकिन बारिश के और यहाँ पर आप हालात भी देख सकते हैं कि यहाँ जो आने जाने वाली पुलिया थी वो भी पूरी तरह से बरसात में ध्वस्त हो चुकी है। यही वजह है, पहाड़ों पर जो रास्ते हैं, पहाड़ों से आने वाले युवाओं के लिए वो रास्ते जगह जगह से खराब हो चुके हैं। लगातार प्रशासन कोशिश में है कि रास्ते खोल दिए जाएं, लेकिन फिर भी बारिश का जिस तरह से मौसम विभाग अलर्ट जारी बार बार कर रहा है, उसको देखते हुए ही आर्मी ने और प्रशासन ने यही निर्णय लिया है कि ये जो भर्ती सितंबर में होनी थी, इसको 26 नवंबर से किया जाएगा। वहीं जो युवा अभी आने की तैयारी कर रहे थे, उनको भी जब इस चीज़ की जानकारी लगी तो थोड़ी सी मायूस वो जरूर हुए हैं, लेकिन आगे और 1.5 महीने बाद जब ये भर्ती होगी तो वो युवा अपने यहाँ पर आकर के अपने रोजगार के लिए, अपने जो आर्मी में जाने का उनका सपना है, वो सपना पूरा कर सकेंगे। कोटद्वार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में राज्य हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को आदेश दिए गए हैं। क्या आदेश दिए गए हैं, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में लोकायुक्त को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म होने लगी है। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी निवासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीधे तौर पर राज्य सरकार को 3 माह के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक लोकायुक्त नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक लोकायुक्त कार्यालय में जो भी कर्मचारी है, उनका वेतन यहां से कार्यालय से ना दिया जाए। राज्य सरकार चाहे तो उनका वेतन दूसरे विभागों में उनसे काम लेने के एवज में दे सकती है, लेकिन हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद सीधे तौर पर जो विपक्षी दल है वो बड़े खुश नजर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में लोकायुक्त एक एकमात्र ऐसी संस्था है, ऐसी निष्पक्ष संस्था है जो इन घोटालों की, इन भ्रष्टाचारों की निष्पक्ष जांच यहां पर कर सकती है। ऐसे में हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार और जो सियासत प्रशासन है, उनके जो चिंताएं हैं वो यहां पर बढ़ने लगी है। 3 महीने के भीतर अब सरकार को लोकायुक्त पर अपना निर्णय लेना है और लोकायुक्त की नियुक्ति यहाँ पर करनी है, ताकि जो हाईकोर्ट के आदेश हैं, उन आदेशों का अवमानना भी ना हो सके, उनका पालन पूर्ण रूप से यहाँ पर हो सके। कैमरामैन हसनैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। रायबरेली में दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरी खबर, इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। भले ही योगी राज में दबंगों व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अनेक प्रकार के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए उनके द्वारा गाइडलाइन भी दी जा रही है, लेकिन बात करें रायबरेली जिले की, तो रायबरेली जिले में लगातार दबंगों व अपराधियों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं और पुलिस का इकबाल जिले में समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो पुलिसिंग व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें, ताजा मामला रायबरेली जिले के भदोखर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि सिपाही और दरोगा मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में दबंगों ने एक व्यक्ति को मार मारकर लहूलुहान कर दिया और उसके सर से किस तरह से खून बह रहा है उसको देखकर सोशल मीडिया पर जमकर टिप्पणी हो रही है और पुलिस विभाग की जमकर किरकिरी भी हो रही है। बता दें कि रायबरेली जिले में लगातार ऐसे मामले सामने देखने को मिल रहे हैं, जिससे लगातार पुलिसिंग व्यवस्था का इकबाल समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लोगों के द्वारा अनेक प्रकार से टिप्पणियां भी की जा रही हैं, जिसके बाद पुलिस व्यवस्था की जमकर किरकिरी भी हो रही। बता दें कि लगातार इस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि दरोगा और सिपाही वहां पर मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में दबंगों के द्वारा इस तरह से लोगों को मार मारकर लहूलुहान किया जा रहा है, जिसका वीडियो साफ तौर पे देखा जा सकता है। अगर बता दें कि इस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद है कि वो पुलिस के सामने इस तरह से दबंगई कर रहे हैं और लोगों को मार पीट रहे हैं, तो ऐसे दबंगों पर अंकुश लगाने में क्यों पुलिस अक्षम दिखाई पड़ रही है। इस तरह के अनेक प्रकार से कमेंट सोशल मीडिया पर भी हो रहे हैं। बता दें कि साफ तौर से जिस प्रकार देखा जा रहा है कि वीडियो में युवक को मारा पीटा गया है और पुलिस वहां पर मौजूद है, लेकिन ऐसे दबंगों पर किसी प्रकार की अभी तक क्यों नहीं कार्यवाही की गई। अगर पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद हैं, तो उनके न रहने के बाद ऐसे में किस प्रकार से दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही होगी। हालांकि आपको बता दें कि रायबरेली जिले में लगातार पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए एसपी आलोक प्रियदर्शी के द्वारा अनेक प्रकार से हिदायत दिए जा रहे हैं और थानेदारों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय थानेदारों व पुलिस कर्मियों की शिथिलता के चलते लगातार दबंग हावी है और पुलिस का इकबाल समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे दबंगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और लगातार दबंगई के कई वीडियो भी अभी तक वायरल हो चुके हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे दबंगों पर पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करती है और किस प्रकार से इन दबंगों पर लगाम लगाने में कामयाब होती है। राजू तिवारी, इंडिया वाइज। हरदोई में फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। एक फूड इंस्पेक्टर बनकर वसूली करता नजर आया। आपको बता दें, बिलकराम चुंगी पर, हरदोई के बिलकराम चुंगी पर वो एक दुकान पर गया और अपने आप को फूड इंस्पेक्टर संजय सिंह का नाम बताने लगा और कहने लगा कि मैं लखनऊ की टीम से हूं। और जब आपको बता दें, जब उस दुकानदार को जब शक हुआ तो उस दुकानदार ने यहाँ पे अपने व्यापार मंडल के अध्यक्ष को फोन किया। अध्यक्ष वहाँ मौके पर पहुंचे। जब अध्यक्ष ने उससे पूछताछ की, अध्यक्ष ने वहीं पे अपने जो यहाँ के जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं सतीश चंद्र, उनको फोन किया, उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी हमारे यहाँ इंस्पेक्टर तैनात नहीं है। और जब उसने नहीं है तैनात और उसके बाद में जब उसकी ये जानकारी लगी कि ये फर्जी तरीके से है, तो हालांकि जब उसको वहाँ पे मौके पर पुलिस भी बुलाई गई, पुलिस ने उससे पूछताछ की और वहां पे राम प्रकाश जो इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी उससे पूछताछ की। जब उसे बताया कि नहीं, मैं यहाँ हरदोई का ही रहने वाला हूं, मैंने यूट्यूब पर देखकर मैंने इस तरीके का कार्य किया है कि मैं फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर मैं वसूली कर सकता हूं, इसलिए उसने ये उसके दिमाग पर आया और यूट्यूब पर पूरी कहानी उसने यूट्यूब पर देख कर उसने ये घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी। गाजीपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या है ये सफलता? इसी खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। गाजीपुर में एटीएम क्रेडिट कार्ड चोरों का हुआ भंडाफोड़। गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जब गाजीपुर के पास खोआ मंडी में पुलिस अपने रूटीन चेकअप में खड़ी थी, उसी समय पुलिस ने देखा दो संदिग्ध युवक बाइक पर खड़े थे। जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की। जब वो आनाकानी करने लगे तो पुलिस ने उनके पास से 52 एटीएम बरामद किए और जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया इससे पहले भी वह वाराणसी कैंट के पास कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और हाल ही में गाजीपुर के पंजाब नेशनल बैंक में जो एटीएम से पैसे चुराए गए थे उसमें ये सभी शामिल थे। इसके साथ ही पुलिस को इन्होंने ये भी बताया कि गाजीपुर जिले में ही नहीं, विभिन्न जिलों में यह उन एटीएमों के पास खड़े रहते थे और देखते थे कौन सा व्यक्ति जो एटीएम को सही से चलाना नहीं जानता था, वो इनसे जब मदद लेता था तो एटीएम को बदल देते थे और जैसे ही उसके एटीएम का पासवर्ड इन्हें मालूम चलता था, वहां से वो पैसे
उड़ा लेते थे। साथ में एक अदद मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। साथ में 52 एटीएम भी पुलिस ने बरामद किए। गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मैं सुशील तिवारी, इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, गाजीपुर। हापुड़ में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है, इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। दिशा निर्देश मिलने के बाद हापुड़ की यातायात पुलिस द्वारा सड़कों पर अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार से दिशा निर्देश मिले हैं कि किन्हीं भी वाहनों पर जाति सूचक शब्द व धर्म से संबंधित शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। इसी को लेकर हापुड़ ट्रैफिक विभाग भी द्वारा जगह जगह चौराहे पर ऐसे वाहनों की चेकिंग की जा रही है और लगातार चालान किए जा रहे हैं जिनके ऊपर जाति सूचक शब्द और धर्म के बारे में लिखा हुआ है। आपको बता दें, हापुड़ की ट्रैफिक सीओ स्तुति सिंह ने बताया है कि यह अभियान लगातार जारी है और अभी तक हापुड़ में 200 से ज़्यादा ऐसे वाहनों का चालान किया जा चुका है जिनके ऊपर जाति व धर्म के स्लोगन लिखे हुए थे। साथ ही इन वाहनों का चालान करने के साथ साथ इन वाहनों पर लगे हुए जाति और धर्म के स्लोगनों को भी हटवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हापुड़ यातायात पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिले हुए दिशा निर्देशों पर काम करते हुए लगातार ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति। ललितपुर में जिला प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है, इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम पुस्तोर। प्रशासन का दिखा अवैध प्लॉटिंग और अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई। आपको बता दें हम कि ललितपुर में प्राधिकरण विभाग और सदर एसडीएम की एक्टिवता के चलते जो लोगों द्वारा अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है, बिना नक्शा लेआउट के लगातार लाखों करोड़ों कीमती जमीनों को सरकार के चूना लगाकर जो प्लॉटिंग अवैध तरीके से की जा रही थी, उस पर जिला प्रशासन ललितपुर का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया है। आपको बता दें कि मौके पर सदर एसडीएम और प्राधिकरण विभाग के अधिकारी ने जाकर मौके पर पुलिस बल के साथ जो अवैध तरीके से कर रहे थे प्लॉटिंग, उन पर चलाए बुलडोजर। आपको हम बता दें कि नितिन साहू, रविशंकर चौरसिया और आलोक जो नाम सामने आ रहे हैं, इनके द्वारा ललितपुर के नेशनल हाईवे के पास आरएमबी कॉलेज के पास अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसमें बिना नक्शा लेआउट के प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसमें सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा था। जिसके बाद जैसा ही मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया तो योगी बाबा का बुलडोजर ललितपुर में अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने वालों पर चलता हुआ दिखाई दिया है। वहीं हम आपको बता दें कि सदर सीओ की मौजूदगी में पुलिस बल के साथ सदर एसडीएम और प्राधिकरण विभाग के अधिकारी की मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई चालू कर दी। ललितपुर से इंडिया वॉइस के लिए शुभम पस्तूर। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।